नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना स्पीकर, फिर आपका स्वागत करता हूं बेटा डॉटनेट में। तो डॉटनेट में भौतिक विज्ञान में हम सरल रेखा में गति पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 2। कल की क्लास में हमने बेटा विराम और गति समझा था और दूरी और विस्थापन पर डिटेल में चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम चाल और वेग, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों उन पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ आने वाली क्लास में त्वरण में भी एक समान त्वरण मतलब गति के समीकरण पढ़ेंगे हम। फिर गुरुत्व के अधीन गति के साथ साथ आरेखीय विश्लेषण भी हम पढ़ेंगे और लास्ट में अपेक्षित गति पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हम आने वाली क्लास में कवर करने वाले हैं। आज हम चाल और वेग पर बातें करते हैं बेटा। चलिए, तो चाल और वेग एक ही कहानी, वेग और चाल, चाल और वेग की कहानी। तो हम शुरू करते हैं चाल से। कैसे शुरू करते हैं? चाल से। चाल होता क्या है? देखो, ये सबसे वैसी ही बात है। कुछ क्वेश्चन अभी में भी हम चाल वगैरह पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, थोड़ा सा फील लेना, क्वेश्चन बढ़िया करने हैं हमें। तो चाल क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं ना। मतलब इकाई समय में, मतलब कि अगर मैंने समय एकांक माना, तो 1 सेकंड माना, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है तो उसकी चाल हो जाएगी। या मैंने माना 1 घंटा समय, तो एक घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है वो उसकी चाल हो जाएगी। या 1 मिनट मैंने समय माना, एक इकाई को, मतलब एक इकाई मतलब मिनट भी हो सकता है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी चल रहा है वो भी उसकी चाल ही होगी। तो चाल क्या होता है बेटा? चाल को हम ऐसा लिख सकते हैं, समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है ना। मैं चमका सा कि चाल क्या है? दूरी बेटा समय एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जो दूरी थी, दूरी भी एक अदिश राशि थी। दूरी कैसी राशि थी? अदिश राशि थी। तो चाल है दूरी बटा समय, यह भी एक अदिश राशि थी। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आसान सी बात है, मीटर प्रति सेकंड, या सीधे मात्रक की बात करें तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। और विमा क्या होती है बेटा? विमा हो जाएगी m0 L1 T-1। क्लियर है? तो ये आसानी से हम विमा की भी बातें कर सकते हैं इसमें। और इंपॉर्टेंट सी बात क्या? देखो, ये कोई रॉकेट से बहुत मुश्किल बात नहीं कर रही है, ये कंपैरेटिवली आसान ही है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती, या दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। कोई भी एक वस्तु चल रही है तो चलित वस्तु के लिए अगर दूरी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, तो बेटा उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि चाल कभी भी कोई भी गतिमान वस्तु के लिए या कोई भी चलित अवस्था में वस्तु है तो उसके लिए शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, सदैव धनात्मक होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ वगैरह में भी हमें ग्राफ आप देंगे, बोलेंगे देखिए ये नेगेटिव में चलेगा, बताइए चाल या वेग है, तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्लियर? छोटी सी कहानी बेटा। अब इस पर हम और भी बातें करते हैं ना। इस पर से तुच्छ कोटि के चूजों को खुश करने वाले सवाल में तो मैं नहीं करवाऊंगा कि मैं दूरी दे दूं, समय दे दूं और चाल पूछ लूं। वाह भाई वाह, एक वस्तु 1 किलोमीटर तय कर रही है 1 मिनट में, तो उसकी चाल बताइए। तो बता पाओगे ना इसकी चाल? तो क्या होगी? 1 किलोमीटर प्रति मिनट होगी, या आप किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हो और मिनट को भी सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल, वैसे हम बड़े सवाल करेंगे, उनके बीच में छोटे सवाल भी कवर हो जाएंगे। अब उसके अलावा हमको एक और बात समझनी है बेटा, है ना, जो वास्तविकता और इंपॉर्टेंट सी बात है कि यार क्या होता है यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड है, मतलब मीटर प्रति सेकंड तो हम उपयोग में लेंगे ही लेंगे, मीटर प्रति सेकंड उपयोग में लेंगे ही लेंगे। इसके साथ ही साथ एक और मात्रा इसका जो होता है किलोमीटर प्रति आवर या किलोमीटर प्रति घंटा, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है सवालों में भी। यहाँ हम हमारे डे टू डे लाइफ की या वास्तविक जीवन की बात करें तो हमारे पास जो भी गाड़ी होती है, तो गाड़ी में जब भी हम देखते हैं तो उसमें जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में बताता है, मीटर प्रति सेकंड में बहुत कम बताता है। किसमें बताया जाता है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में क्या संबंध है? हम कैसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा सकते हैं या किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आ सकते हैं? ये जो कन्वर्जन है ये इंपॉर्टेंट है, हमें आगे काफी बार काम आएगा। तो इसलिए हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर लिख सकते हैं मीटर, तो हो जाएगा 1000 मीटर बटे में आर को, मतलब हमें घंटे को सेकंड में ले जाना है। घंटे को किसमें ले जाना बेटा? सेकंड में। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड। क्या किया मैंने? 1 घंटा था, बटे में घंटा, तो घंटे से सेकंड में कैसे जाएंगे? इसको 60 गुणा 60 कर देंगे हम। तो बेटा जैसे ही गुणा किया तो शून्य ने शून्य को मार दिया, ये शून्य ने शून्य को मार दिया, तो ये आ गया 5। ओ सर 5 कैसे हो गया? ले कैसे हो गया 5? यहाँ पर ये 3 और ये 5, 2 के पास से हमने काट दिया, तो हो गया ऊपर 5 बटा 3 गुणा 6 हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड होता है। या इसका उल्टा भी मैं कर सकता हूं कि मेरे को अगर 1 मीटर प्रति सेकंड पता करना है कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो इसको उधर ले जाऊं मैं, 18 बटा 5 हो जाएगा। ये 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्या होगा? 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में, है ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में बहुत आसानी से जा सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर अगर मुझे किलोमीटर, एक टेबल सा छोटा सा मैं ग्राफ बना देता हूं आपको, इक्वेशन को याद रखने से बेहतर ऐसे याद रखो, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो गुणा करना पड़ेगा 5 बटा 18 का, शॉर्ट नोट्स में आप इसे लिख सकते हैं। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आना है तो आपको गुणा करना होगा 18 बटा 5 से। ठीक है, गुणा करना पड़ेगा 18 बटा 5, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति आवर में आना तो 18 बटा 5 से गुणा कर लो। तो ये आसानी से हम मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति आवर में जा सकते हैं ना। अब आप चाहो तो इसमें एक एग्जांपल करवा सकता हूं आपको, लेकिन ये सब आपसे बहुत आसानी से बातें बननी भी चाहिए। जैसे अगर सर मुझे दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्या होगा? से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्या होगा? 36 गुणा 5 बटा 18, तो ये हो जाएगा 2, 18 दूनी 2, 18 गुणा 2 जो होता है वो 36 होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ऐसे आसानी से हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आ जा सकते हैं ना। हम जब ये अभी क्या इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे बालक ये कभी नहीं पूछेगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कभी कुछ किलोमीटर प्रति घंटे में देगा और आंसर सेकंड में दे देगा, तो वहां पर हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये और आगे बातें काम आएगी हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और चाल को लेकर इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम वो है एक समान चाल क्या होता है ना। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है ना। क्या होगा बेटा? सवाल जब हम करेंगे तो सवाल में बोलेगा वो हमें कि एक वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, तो एक समान चाल से हम क्या समझ सकते हैं? एक समान चाल से हम समझ सकते हैं कि जब कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समान कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? एक समान चाल कहलाती है। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी। मान के चलो रामलाल अपनी BMW लेकर निकला हाईवे पे, तो ये अपनी BMW से जब चल रहा था तो पहले इसने 5 मिनट तय करे, 5 मिनट तय करे 2 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड में आराम से चल रहा है धीरे धीरे, फिर अच्छा थोड़ा सा लेते हैं 50 मिनट लेते हैं, एकदम तेज चला दिया सर आपने, 1 किलो लगाती है ना। तो यहाँ पर अगले 5 मिनट 2 सेकंड में फिर से 50 मिनट तय करे, फिर 2 सेकंड में 50 मीटर तय करे। तो ये क्या होगा? ये समान समय अंतराल में है ना, समान समय अंतराल में बराबर दूरियां तय कर रहा है। तो ये कैसी चाल होगी? एक समान चाल है ना, बस सीधा सीधा चलते जाए। अच्छा सर सीधा सीधा रोड पे चले जरूरी है क्या? नहीं,
ये भी एक समान चाल है। अगर मान के चलो ये ऐसे किसी टेढ़े मेढ़े पथ से गुजर कर निकल रहा है, लेकिन फिर भी 5 मीटर है ना, या फिर 50 मीटर लिखते हैं, वही BMW लेकर ऐसा मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, ये पथ टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो यहाँ पर यह 50 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर उसके बाद 50 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर 50 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर 50 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में, 50 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में। तो अगर ये ऐसा ही चलता जाए तो यहाँ पर यह भी एक समान चाल होगी, एक समान चाल। क्या होगा भैया? एक समान चाल। जरूरी नहीं है कि हमारी दिशा परिवर्तित ना होना चाहिए, दिशा परिवर्तित हो सकती है कि चाल को दिशा से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं असमान या परिवर्तीय की बात करूं या परिवर्ती चाल की बात करूं बेटा, तो ये होगा यदि कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है ना, मतलब अब ये घुस गया BMW लेके मच्छी बाजार में भैया, है ना। भाई को थोड़ी ना पता था कि आगे क्या चल रहा है, उसने बोला चलो भैया घूम रहे हम तो गाड़ी से, नई गाड़ी खरीदी। तो यहाँ पर इसने अब ये समय अंतराल तो 2 सेकंड ही है ना, पहले तो 5 मीटर तय करें, फिर सोचे अरे भैया खाली रोड मिली तो 10 मीटर तय कर 2 सेकंड में, फिर तुरंत कोई सामने आ गया तो 2 ही मीटर तय कर पाया 2 सेकंड में। तो ये कैसा हो गया भैया? यह असमान चाल हो गया। ये कैसी चाल होगी? असमान चाल होगी। असमान चाल मतलब क्या होगा भैया? हमें समय अंतराल तो नहीं देखना, 2 सेकंड पता 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, तो 2 सेकंड कितनी दूरी तय कर रहा है ना, तो हर बार अलग अलग दूरी आ रही है, तो यह असमान चाल हो जाएगी। ठीक है, याद रखना चाल को दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ये टेढ़े मेढ़े पथ पर भी चल सकता है। क्लियर बेटा? और इसी में हम इंपॉर्टेंट सी बातें समझते हैं, है ना, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं, इसको बोलते हैं औसत चाल। क्या कहते हैं भैया? औसत चाल, है ना। यहाँ पर असमान चाल या परिवर्तीय चाल की एक और परिभाषा हम देख सकते हैं कि यदि कोई गतिमान कण समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता है तो उसकी चाल असमान या अपरिवर्तीय चाल कहलाती है। ठीक है, वैसे बात बराबर ही है, वही परिभाषा बढ़िया से। अब एक और बढ़िया सी बात हमें पढ़नी है, एक और इंपॉर्टेंट सी बात पढ़नी है, इसको बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होता है ना, औसत चाल और चाल में क्या फर्क है? औसत चाल बेटा वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब क्या चक्कर है? देखो बेटा, हम अभी तक जो पढ़ते वो चाल पढ़ रहे थे, तो चाल मतलब क्या होता है? थोड़ा सा फील देते, चाल मतलब क्या होता है? चाल मतलब होता है कि चला रुका या चल रहा है, तो यह इसमें कुछ ना कुछ दूरी होगी बेटा, समय, ये चाल हो गया। लेकिन अब मान के चल ये चला, फिर हो सकता है रुक गया, या वो कुछ दूरी कुछ चाल से चला, फिर अगली कुछ दूरी कुछ नई चाल से चला, फिर अगली कुछ दूरी नई चाल से चला, तो ये बार अपनी चाल बदलता जा रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो तुम एक ट्रेन में बैठे ना, एक ट्रेन में बैठे तुम जा रहे हो गोवा। कहां जा रहे हो भैया? अब सब पहुंच गए थे, है ना, बबीता भी पहुंच गई, मुन्नी भी पहुंच गया, रामलाल भी पहुंच गया, चिंटू मिंटू सब गोवा में। तो तुमने सोचा हम भी चलेंगे, हम गाय पीछे, तो तुमने सोचा हम गोवा चले। तो अगर तुम गोवा जाने लगे तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा यार कि तुम गाड़ी में बैठे हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ही चलता रहूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। अभी तुम जाओगे गोवा तो बीच में खाली रोड मिलेगा, तो खाली रोड भगाओ, तो फिर बीच में हो सकता है कि मार्केट आ जाए, है ना, या भीड़ बढ़ जाए, ट्रैफिक आ जाए, तो तुम्हें धीरे करना पड़ेगी, गाड़ी को ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो तुम्हारी चाल जो है वो एक समान नहीं रहने वाली है, चाल परिवर्तित रहेगी। अब अगर मैंने तुमसे पूछा कि यार बात बताओ तुम गोवा तो आ गए, कितनी स्पीड में आए, तो अब हो गया पंगा। अब तुम स्पीड नहीं बता पाओगे, तुम बोलोगे सर आगे पता नहीं कहीं बीच में बढ़ रही थी, कम हो रही थी, ऐसा जवाब भी नहीं दोगे तुम मुझे, है ना। तो कैसे बताओ तुम वास्तविकता में क्या करोगे? तुम ये देखोगे कि कुल दूरी कितनी तय करी तुमने और कितना समय लिया, तो तुम मुझे औसत चाल बताकर जाओगे। क्या बताकर जाओगे? औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है बेटा, है ना। क्या होता है औसत चाल? कि अगर तुमने जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन चलती है, स्टेशन पे रुकती भी है, फिर चलेगी, फिर धीरे हो जाएगी। तो अगर तुम्हें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने के लगे, मान लो नानी के घर जाते 10 घंटे लगे, अब दूरी कितनी है? नानी का घर है 500 किलोमीटर और लगे 10 घंटे, तो औसत कैसे निकालेंगे, है ना, या चाल कैसे निकालेंगे? कहेंगे 500 किलोमीटर बटा 10 घंटे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या ट्रेन हमेशा 50 से चल रही थी? क्या कभी रुकी नहीं? रुकी भी, चली भी, लेकिन जो कुल समय लगा सर वो 10 घंटे लगा। इस 10 घंटे में जिस समय अंतराल में ट्रेन रुकी थी वो समय भी जोड़ दिया मैंने, है ना, सारा समय जोड़ना है मुझे। तो यहाँ पर याद रखना कुल समय में जिस समय अंतराल में लगा समय, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? जो जहां पर रुकी है ना, या स्थिर थी, वह समय भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस समय में वो समय जब वस्तु गति नहीं कर रही थी भी लिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है भैया, सबको ध्यान रखनी है कि वाला समय भी लेना है जिसमें वह गति नहीं कर रही है। तो अब सर ये 500 बटा 50 आ गया 50 किलोमीटर घंटा, मतलब इसी चाल से, औसत चाल से मेरी ट्रेन चली थी। तो उसी प्रकार से औसत चाल की परिभाषा लिखी हमने, तय की गई कुल दूरी बटे में दूरी तय करने में लगा समय, उसे हम कहते हैं वी एवरेज या डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब कि तय की गई दूरी या स्थिति में परिवर्तन। डेल्टा को क्या लिख सकते हैं हम? स्थिति में परिवर्तन, दूरी या स्थिति में परिवर्तन बटे में समय। क्लियर कहानी? तो ये इस तरीके से हम बातें समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इसमें और भी चीज समझते हैं, है ना, कि सर ये तो औसत आ गया, औसत का फील हमें आ गया, तो औसत चाल का मात्रा वही होगा जो हमारे पास चाल का था। और क्या फील लेना बेटा? इसके अलावा अब हम थोड़ा सा, है ना, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सवालों की तरफ बढ़ना चाहेंगे, है ना। अभी हमने जितना पढ़ा उसके ऊपर ही हम कुछ सवाल प्रैक्टिस करना चाहेंगे। तो हमने जो पढ़ा अभी तक, हमने दो ही बातें पढ़ी सर कि औसत क्या होता है और पहली बात पढ़ी थी चाल क्या होता है, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्जन सीखा। तो इन पर ही सवाल कर लेते हैं फटाफट कुछ छोटे-छोटे सवाल, है ना। अभी मैं एक टेबल आपको बनवा देता हूं जिसमें आपको आगे थोड़ी कम समस्या आ जाए। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्जन। ठीक है, तो मान रखते जाता हूं मैं, आपको मीटर प्रति सेकंड में बताते जाना है। मान के चलो यहाँ पे लिखा 36 वाला देता, है ना, हमने यहाँ पे लिखा 72 54 शुरू करते 54 या 36 वाला लिख लेते इस टेबल में। 36 किलोमीटर घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इन सबको आपको मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करके बताना है। चुटकी बजाते ही जल्दी से करते जाओ। ये 36 बटा 5 बटा 18 ये हो गया सर 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे 10 लिख देते हैं। 54 को करेंगे तो ये, अरे 18 का पढ़ा आना चाहिए, तो सीधी बात है, ये 3 होता है तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड।
तो यहाँ पे देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। 72 है ना, अभी मैं सोचा था 18 का पहाड़ा ही थोड़ा सा रिवाइज करवाता ना, तो ये 72 होता है, 72 गुणा 5 बटा 18 तो 4 हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमारी जो चाल आई वो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला कि 25 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो अब ये बताओ कि यहाँ पर कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो सर 25 को किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है तो 18 बटा 5 गुणा करना पड़ेगा, तो हो 5। ठीक है, कितना हो गया बेटा 5, 5 कम 5, 5 गुणा 5 25 होता है। अब 18 गुणा 5 कितना हो जाएगा, सर ये तो हमें नहीं आता है, कैसे काम चलेगा। रिमोट वाला 18 टेबल याद कर लें, ये 90 है ना, 18 का पहाड़ा लिख रहा हूं एक तरीके से। यहाँ तक 90 देखो 36 54 72 90 फिर 108 है ना, इतना ये पहाड़ा याद होना चाहिए हमें। ये 30 मीटर प्रति सेकंड होगा, तो इस हिसाब से हम आसानी से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चमकती ये बात है ना, कुछ एग्जांपल इस वीडियो में प्रैक्टिस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। सवाल में दिया गया है कि यदि वस्तु x1 दूरी v1 चाल से तथा x2 दूरी v2 चाल से चलती है तो औसत चाल बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है ना, बहुत ही लाजवाब सवाल। सवाल कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, यहाँ पर यह कुछ दूरी x1 जो है वो v1 चाल से चला और x2 जो है वो v2 चाल से चला। समय नहीं बोला हमें औसत निकालना है। तो v एवरेज होता है सर कुल दूरी x1 प्लस x2 बटे में कुल समय। तो कुल समय तो दिया ही नहीं है, समय दिया क्या, समय नहीं दिया है, तो समय निकालना पड़ेगा, कुल समय निकालना पड़ेगा। तो कुल समय हम कैसे निकालें, तो सर यहाँ का जो समय है इस समय को हमने t1 मान लिया और यहाँ के समय को हमने t2 मान लिया। तो t1 प्लस t2 x1 बटा x2 x1 प्लस x2 बटे में होगा t1 प्लस t2। तो t1 समय क्या है, t1 समय क्या है, तो t1 समय से कैसे निकालें। अरे मोटे बात है, वेग पता है, चाल पता है, चाल होता है x बटा v, चाल क्या होता है x बटा v होता है, x बटा t होता है। तो यहाँ से t क्या होगा, x बटा v हो जाएगा। तो t1 क्या हो जाएगा सर, t1 हो जाएगा x1 बटा v1 और t2 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा x2 बटा v2। आसान सा सवाल, वैल्यू उठा के एक बार देख लो भैया, ये t1 है, t2 उठा के रख रहा हूं क्योंकि मुझे t1 t2 नहीं पता। तो कितना आ गया x1 प्लस x2 बटे में x1 बटा v1 प्लस x2 बटा v2, ये v एवरेज आ गया। क्लियर है, तो इस हिसाब से हम v एवरेज निकाल सकते हैं और कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी फॉर्मूले को घुमाकर मैं आप लोगों को एक एसपी स्टार तरीके से लिख रहा हूं है ना, जिससे आप ये फॉर्मूले को आगे तक बहुत आसानी से याद रख ले जाओगे है ना। देखो कैसे, मैंने क्या किया, इसको उठाकर उधर ले गया, ठीक है सर x1 बटा v1 प्लस x2 बटा v2 बराबर हो गया। ये v एवरेज को नीचे लिया तो क्या x1 प्लस x2 बटा v एवरेज। ओहो सर ये तो बहुत आसान हो गया। देख समय x1 बटा v1 समय होता है, x2 बटा v2 समय होता है और कुल दूरी बटा औसत, कुल दूरी औसत चाल लिखना पड़ेगी, ये भी समय हो गया। तो क्या लिखा t1 प्लस t2 बराबर t लिखा है, तो आसानी से मैंने इस चीज को समझ लिया। ऐसे ही मान के चलो, अगर हमें सवाल बहुत बढ़िया है उसमें x1 x2 है, ऐसे हमारे पास और ज्यादा दूरी मतलब x1 चल रहा है v1 से, x2 चल रहा है v2 से, x3 चल रहा है v3 से, x4 चल रहा है v4 से, तो क्या होता, तो यहाँ पे x1 बटा v1 x2 बटा v2 x3 बटा v3 x4 बटा v4, यहाँ पर ऐसे आगे लाइन से हम लिखते जाते हैं है ना। तो यहाँ पे इसी को हम और बेहतर करके क्या लिख सकते हैं कि यदि x1 चला v1 से, x2 चला v2 से, x1 दूरी है ना, x1 दूरी चला v1 से, x2 दूरी चला v2 से, x1 चला v1 से, x2 चला v2 से, x3 चला v3 से। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो इसी सूत्र को हम लिख पाएंगे x1 बटा v1 प्लस x2 बटा v2 बटा xn, मतलब कितनी भी टुकड़े कर सकते हैं वो है ना, जनरल व्यापक रूप में फॉर्मूला बना लिया होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट प्लस xn बटे में v एवरेज। क्या सर ये याद रखना है, नहीं इतना ऐसा नहीं तुम्हें रटना ही है इस चीज को है ना, आप नॉर्मली भी इस चीज को समझ सकते हैं और डिराइव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से सर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या बिल्कुल और इंपॉर्टेंट बातें हैं। मान के चलो यदि मैं कहूं यदि x1 बराबर हो जाता x2 की है ना, मतलब कि वो सवाल मिलेगा कि x दूरी चला v1 चाल से और x दूरी चला v2 चाल से, तो औसत चाल बताइए। तो कोई बड़ी बात नहीं सर, जिसमें x1 x2 बराबर करके सॉल्व कर देते, हाँ बिल्कुल कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बटा v1 प्लस x बटा v2 बराबर होगा x प्लस x 2x हो गया बटे में v एवरेज हो गया। तो बेटा ये x कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, मैं ये 2x एक x नहीं काट रहा हूं ना, मैंने x को कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2 बराबर होगा 2 बटा v एवरेज। क्लियर है, ऐसे ही आप चाहो तो इनके लिए भी कर सकते हो। इसके लिए लिखेंगे 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2 प्लस 1 बटा v3 प्लस 1 बटा v4 ऐसे कर जाएंगे और ये हो जाएगा n, इन सबको जोड़ेंगे तो xn हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा x 5 बार 6 बार 10 बार बटे में v एवरेज आ जाएगा। तो इस सूत्र को मैं घुमाकर एक और बढ़िया सा फॉर्मूला बना के लिखना चाहता हूं आप लोगों के लिए। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो v1 v2 हो जाएगा और तो हो जाएगा v1 प्लस v2, ऊपर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 बराबर होगा 2 बटा v एवरेज। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v एवरेज को घुमाकर लिख रहा हूं मैं, v एवरेज इधर कर रहा हूं, तो 2 v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। क्लियर है कहानी, आया समझ में बेटा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात चली हमारी। ये जो सब कुछ मैंने इतनी मेहनत से आपको बताया है, इसी का दूसरा रूप मैं बता रहा हूं कि अगर x1 दूरी चला t1 से और x2 दूरी चला t2 समय में, सॉरी x1 दूरी चला t1 समय में और x2 दूरी चला t2 समय में, तो औसत चाल बताइए ना, घुमा बस शब्दों का खेल। तो अब इसको कैसे करेंगे सर, ये तो आसान है। अगर मान के चलो x1 दूरी चला t1 से और x2 दूरी चला t2 से, तो भी एवरेज क्या होगा, इसको लिखना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं ये तो बहुत ही तुच्छ बात होगी। क्यों, अरे क्योंकि तुझे सब कुछ तो दिया हुआ है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है सर, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn है ना। अगर अच्छा अभी तो 2 ही दी हुई है सर, चल 2 कर ले, कोई दिक्कत नहीं, एक और फॉर्मूला बना दूंगा मैं। कुल दूरी कितनी है अभी, x1 और x2 है, कुल समय कितना होगा t1 प्लस t2। तो ये v एवरेज का आंसर आ गया हमारा। v एवरेज के साथ खिला चल रहा है भैया, आसानी सबको समझ में आना चाहिए। अरे और बताओ तुझे कुछ समझ में आया है ना, यहाँ पर हो सकता है, ले भैया टाइम तक बिल्कुल मुझे बड़ी बात है। ये x1 चला t1 से, x2 दूरी चला t2 समय में, x3 दूरी चला t3 समय में, x4 दूरी चला t4 समय में, अरे ऐसे अंतर लेगा क्या फर्क पड़ता है। v एवरेज क्या हो जाएगा सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बटे में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ये xn तक हो जाएगा। और ये tn मतलब क्या होता है, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 6 8 10 15 20 50 कितने भी अंतर कर दिया उसने, कोई रोड वाली बात नहीं है। और घुमाओ इस सवाल को लो और घुमाओ, t1 v1 चाल से चला t1 समय तक, v2 चाल से चला t2 समय तक, तो फिर से औसत बताओ है ना, सारी वैरायटी यहाँ पर स्पेशल क्लास में। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, अब दूरी नहीं दी है, अब बोला है t1 समय तक चला v1 चाल से और t2 समय तक चला v2 चाल से, ठीक है। तो औसत क्या होता है सर, कुल दूरी बटा समय,
कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पर कुल दूरी कितनी है? ये वाली दूरी। तो सर दूरी का सूत्र होगा v1 इंटू t1। दूरी क्या होगी? चाल गुणा समय। तो इस दूरी को मैंने बोल दिया x1, तो x1 का मान आ गया v1 इंटू t1। इसी प्रकार से x2 का मान आ गया v2 इंटू t2। क्लियर है? तो ऐसे और बहुत सारी मैं छोटी बातें कर सकता हूँ। एवरेज उठा कर दो तो एवरेज क्या जाएगा? कुल दूरी हो गया है सर x1 प्लस x2 बचे में t1 प्लस t2। तो यहाँ पर x1 कितना आएगा? यहाँ पर x1 आ जाएगा सर v1 t1 प्लस v2 t2 बटे में t1 प्लस t2। ये आ गया v एवरेज। खत्म। क्या देख रहे हो उसमें? आ गया आंसर। ऐसी एन तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम क्या कर लेते? t1 v1 प्लस t2 v2 प्लस t3 v3 t4 v4 बटे में t1 प्लस t2 प्लस t2 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। अच्छा सर और बताओ, मान के चल यही मैं कहूं t1 बराबर हो जाता है t2 से, है ना? ये जो फॉर्मूला बना के बताया ना मैंने, x1 बराबर हो जाता है x2 के, t1 बराबर हो जाता है t2 के, डायरेक्ट याद भी कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर t1 बराबर t2 के बराबर हो गया सर, तो v एवरेज का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा v1t प्लस v2t बटा t1 प्लस t2। तो ये 2t हो गया। t1 प्लस t2 मिलकर 2t बना देंगे, तो यहां से t कॉमन कैंसिल हो गया, तो v1 प्लस v2 इनटू t बटे में 2t। तो t ने t को मार दिया, तो यहां से v एवरेज क्या आ गया? v एवरेज का जो सूत्र बना वो बना v1 प्लस v2 बटे में 2। v1 प्लस v2 बटे में 2। क्लियर है? और वो क्या था? वो था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार डायरेक्ट एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए। चलो बेटा, तो चाल को लेकर हमने काफी सारी बातें कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर और है ना, अभी तक ये सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये तो मतलब न्यूमेरिकल टाइप में है ना, इस पर एक न्यूमेरिकल टाइप कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल थे लेकिन इसका आंसर नंबर्स में नहीं आता है ना, ऐसा करना है। तो नंबर्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम वेग के बारे में चर्चा करेंगे। आसान सा सवाल है, मतलब आसान भी है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। बोला है कि v1 3 मीटर प्रति सेकंड से एक वस्तु है जो यात्रा की आधी दूरी तय करती है v1 से, मतलब ये पूरी यात्रा की इसकी आधी दूरी, मतलब ये दूरी अगर x है तो ये दूरी भी x होगी। आधी x बटा 2 कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर ये चला 3 मीटर प्रति सेकंड से। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि आधी दूरी को दो भागों में तय करा, जो बची हुई दूरी थी उसे दो भाग करें, उसमें समान समय अंतराल में तय करता है ना, समान समय अंतराल में तय करता है। ठीक है, तो समान समय अंतराल में तय करता है तो क्या होगा भैया? तो औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। तो देखो बेटा, अब क्या होगा? औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पर अब बोला है सर कि ये कुछ t समय तक 6 मीटर प्रति सेकंड से चला, और फिर t समय तक 3 मीटर प्रति सेकंड से चला, मतलब कुल दूरी थी उसका आधा हिस्सा तो 3 मीटर प्रति सेकंड से चला, फिर जो आधा बचा हुआ था उसमें आधा समय को तोड़ा 6 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे करेंगे? तो बेटा हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर सर हम यहां पर इसका औसत जब निकालेंगे तो v एवरेज का सूत्र लगा देंगे v1 प्लस v2 बटा 2, क्योंकि जब बराबर समय तो तुम चाहो तो कुल समय बटा कुल दूरी कर सकते हो, बहुत लंबा सवाल जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बढ़िया तरीके से। क्या करना है भैया? यहां पे v1 प्लस v2 बटा 2 कर लो, तो 6 प्लस 3 बटा 2 हो गया, मतलब ये हो गया 9 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके अंदर पूरे का है ना कुल, मतलब यहां पर कुल यात्रा का आपको निकालना होगा, कुल यात्रा के लिए v एवरेज। तो क्या करेंगे? अब आधी की बात होगी सर, आधी दूरी की बात होगी। ये दूरी 3 मीटर प्रति सेकंड से चले, ये दूरी का औसत निकाल लिया हमने 9 बटा 2, तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 इंटू v1 कितना बच्चों? v1 सर v1 तो पता ही नहीं, अरे ये पता है ना 3 गुणा यहां से ये v1 ये v1 अलग, ये इसका ये v1 माना ये v2 माना है। अब इसका जो पूरा औसत आएगा उसका मैं इसके साथ औसत निकाल रहा हूं, तो 9 बटा 2 बटे में 3 धन 9 बटा 2, हल कर लो जवाब आ जाएगा। तो ये दोनों तो मार दिया, तो 3 गुणा 9 लिखा हुआ ऊपर बटे में, यहां पर एलसीएम लोगे बेटा, तो ये 2 एलसीएम आएगा, यहां पर 6 और 9 मतलब हो गया 15। कैसे किया सर इतनी जल्दी यार? ये एलसीएम लोगा 2 आएगा ना, तो 2 का ऊपर गुणा कर तो 6 हो जाएगा, 6 और 9 15, तो 15 बटा 2 हो गया, ये हमारा आंसर है। तो 15 बटा 2 अगर आंसर आया है तो इसको करके मैं क्या लिख सकता हूं? 15 बटा 2 लिख सकता हूं, ये 2 ऊपर चले जाएगा और इसको चाहूं तो मैं 5 लिख दूं, तो क्या 18 बटा 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया बेटा? 18 बटा 5 मीटर प्रति सेकंड, ये मेरा जवाब है। तो इस प्रकार से आसानी से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम और इसमें वेग की बातें करते हैं और साथ ही साथ ताक्षणिक चाल की बातें करते हैं, है ना। अभी ताक्षणिक चाल और वेग इंपॉर्टेंट बातें। देखो ताक्षणिक चाल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर साथ ही साथ वेग भी हम बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। ताक्षणिक चाल मतलब होता क्या है? क्या है बेटा कि अभी हमने समझा औसत चाल से बहुत सारे सवाल करें, अब हम ताक्षणिक की बात करें। ताक्षणिक मतलब क्या होता है? ताक्षणिक मतलब होता है किसी भी क्षण पर, है ना। ताक्षणिक मतलब होता है किसी क्षण पर, मतलब मैंने जब देखा तब कितनी चाल थी, है ना। औसत तो क्या था? पूरी दूरी बटा पूरा समय, वो औसत था। ताक्षणिक मतलब किसी क्षण पर, अरे भैया इतने से चल रहे हैं, अरे भैया इतने से चल रहे हैं, मतलब जैसे हमारी गाड़ी में मान के चलो, गाड़ी में एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है ना, जो हमारी स्पीड मापता है। तो अगर वास्तविकता में मैं उसका कार्यक्रम समझूं, ये समझूं क्या करके दे रहा है मुझे, तो क्या करता है? गाड़ी चल रही है, बताता है अच्छा इतने चल रही है, उधर जा रहा हूं इतने चल रही है, तो वो क्या करता है? वो उस क्षण पर तुम्हें तुम्हारी चाल बताता है। तो वो वास्तविकता में क्या है बेटा? वह वास्तविकता में ताक्षणिक चाल बताता है आपको। तो ताक्षणिक चाल क्या है? समय के विशेष क्षण पर कण की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? ताक्षणिक चाल। किसी भी स्पेशली किसी भी विशेष क्षण पर, जब भी आपने ये मेरे विशेष हो गया भैया। तो ताक्षणिक का फॉर्मूला क्या है या ताक्षणिक निकाल कैसे सकते हैं? देखो भैया क्या चल रहा है यहाँ पर, मेरे पास v ताक्षणिक निकालना है, तो मुझे भी पता चला था कि सर v होता है डेल्टा s बटा डेल्टा t। यहाँ समझ लो पर क्या लिखा है। डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है कि परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, समय में बड़ा परिवर्तन, चाल में दूरी में बड़ा परिवर्तन। तो ये होता है डेल्टा s बटा डेल्टा t। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी क्षण पर बात करनी है, परिवर्तन लिखना है मुझे, लेकिन परिवर्तन किसी भी क्षण पर लिखना, बहुत छोटे समय अंतराल में परिवर्तन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वो लिखा जाता है ताक्षणिक से। किसे लिखा जाता है? ताक्षणिक से, है ना। या ताक्षणिक कैसे लिखेंगे सर? वो लिखते हैं सर बेटा डेल्टा की जगह डी यूज कर। अरे बेटा अवकलन क्यों पढ़ा था? किस दिन के लिए पढ़ा था? इन्हीं दिनों के लिए तो पढ़ा था। अवकलन मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको डेल्टा को जो परिवर्तन हो रहा है बहुत छोटा करना है, बहुत छोटे से परिवर्तन पे बात देखनी है, तो उसे आप डेल्टा की जगह डी चिन्हित कर दो। क्या कर दो भैया? डेल्टा की जगह डी चिन्हित कर दो। तो वही बात है, अगर मैंने बोला v में लिमिट
डेल्टा टी टेंडिंग टू शून्य हो जाए। ये क्या लिखा है वो सर? इसका मतलब होता है लिमिट। लिमिट मतलब कि जो डेल्टा टी टेंडिंग टू शून्य, तो डेल्टा टी बहुत छोटा अंतराल हो जाए। तो मैं यहाँ पर डेल्टा एस बटा डेल्टा टी को डेल्टा की जगह डी लिख सकता हूँ, डीएस बटा डी टी। क्या हो जाए? डीएस बटा डी टी, या हम इसे डीएक्स बटा डी टी भी लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही वाली बात होगी, चाल क्या था? स्थिति में परिवर्तन की दर या दूरी बटा समय, है ना। तो यहाँ पर वही किस हिसाब से दूरी तय कर रहा है, तो डीएक्स बटा डी टी या डीएस बटा डी टी हो जाएगा वी। क्या ताक्षणिक वाली बात समझ में आई, है ना? ताक्षणिक हमको याद रखना है, ये पूछ सकता है हमसे कि हमारी गाड़ी में, है ना, या हमारे पास कोई स्कूटर, बाइक, कार जो भी हो, है ना बेटा, तो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर क्या चीज होती है ना? ताक्षणिक चाल मापने का यंत्र, है ना। मतलब वो जो आप गाड़ी मांग ले गाड़ी स्टार्ट करेगी, स्पीड बढ़ाएगा, है ना। तो जैसे गाड़ी स्पीड बढ़ी, तो स्पीड बढ़ी तो क्या, कौन सी स्पीड है वो है ताक्षणिक। ताक्षणिक को इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं। देखो यहाँ पर स्पीड मतलब होता है चाल, और ताक्षणिक को इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं। अरे सर इतना खतरनाक शब्द मत ही बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा? गाड़ी में स्पीडोमीटर, हम लिख सकते हैं गाड़ी में स्पीडोमीटर ताक्षणिक चाल मापता है। क्लियर है छोटी सी कहानी? तो ये ताक्षणिक को लेकर हमने सारी चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और हम बातें करेंगे वेग की। अब देखो, अगर तुम्हें चाल में इतनी सारी कहानी, इतनी सारी बातें जो मैंने बोली वो पूरी बढ़िया तरीके से चमकती है, तो वेग बताना कोई बड़ी बात नहीं है। वेग कैसे बताओगे? वेग और चाल में क्या फर्क होता है? दिशा का। किसका फर्क होता है? दिशा का। क्यों? क्योंकि वेग क्या है वास्तविकता में? वेग है जैसे हमारे पास दूरी था ना, तो वो विस्थापन था। तो वैसे चाल था दूरी बटा समय, वेग होगा, वेग जो होगा बेटा, है ना, वेग होगा वो विस्थापन बटा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाती है ना। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर या समय के साथ विस्थापन के हिसाब से परिवर्तित हुआ है वो वेग कहलाता है। जो दिशा विस्थापन की होगी वही दिशा वेग की भी हम ले सकते हैं ना, या औसत वेग की दिशा जो होगी, औसत वेग के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो दिशा की इसकी दिशा किससे निकलेगी? विस्थापन से ही निकलेगी। तो ये छोटी मोटी बातें, इनको अब हमें समझना है। और बेटा जो भी हमने चाल में समझा, एक समान, असमान, औसत, ताक्षणिक, वही सारी बातें उठाकर अब मैं वेग में रखने जा रहा हूं। क्लियर है? चलो भैया, तो वेग क्या है वास्तविकता में? वेग है सर विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तो वेग का सूत्र हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय जो होगा वो वेग कहलाता है। या हम इसे विस्थापन को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, है ना। विस्थापन को क्या लिखा था? स्थिति में परिवर्तन x2 माइनस x1 बटे में डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास वेग का सूत्र आ जाएगा। अब वेग की विमा क्या होगी? और वेग के लिए मात्रक क्या होगा? वही होगा जो किसके लिए था? चाल के लिए। तो विमा क्या होगी? एल टी माइनस 1, और मात्रक मीटर प्रति सेकंड और सेंटीमीटर प्रति सेकंड। या हम एक और मात्रक लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही बातें वेग के लिए, वही बातें चाल के लिए। ठीक है, इसके आगे अगर हम फिर से एक समान वेग, एक समान चाल की बात करेंगे, एक समान चाल की बात करेंगे, एक समान वेग की बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो ये वेग को लेकर इंपॉर्टेंट सी बात है। अब एक समान वेग क्या होता है? चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, काफी जो है हमारे पास। एक समान वेग क्या होता है? अब ये मजेदार बात आई भैया, एक समान वेग क्या होगा? देखो, अगर हमें एक समान वेग की बात करनी है बेटा, तो जैसे हमने चाल को परिभाषित किया, परिभाषा वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस दिशा जुड़ जाएगी। तो एक समान वेग हम कब बोलेंगे? यदि कोई एक वस्तु, है ना, यदि कोई वस्तु, जो परिभाषित लिख रहा हूं मैं, यदि कोई वस्तु समान दूरी, समान समय अंतराल में, समान दूरी, समान समय अंतराल में तय करता है, तो वहां पर अगर यह तय करता है तो इसकी जो चाल होगी वह एक समान चाल होगी। अब एक समान वेग क्या होगा? यदि कोई वस्तु समान दूरी, समान समय अंतराल में तय करता है, सरल रेखा के अनुदिश या बिना दिशा में परिवर्तन करे, है ना। इंपॉर्टेंट कंडीशन जुड़ जाती है यहां पर कंडीशन जुड़ जाएगी, सरल रेखा के अनुदिश या बिना दिशा परिवर्तन किए, बिना दिशा में परिवर्तन किए, है ना। बिना दिशा में परिवर्तन किए अगर वैसा कर जाता है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाएगी। तो उसका वेग एक समान कहलाएगा। क्लियर है कहानी बेटा? मतलब इस हिसाब से हम एक समान को समझ सकते हैं। एक समान का मतलब इसके आगे एक समान लगा वो नहीं बदलना चाहिए। तो एक समान वेग और एक समान चाल में कोई फर्क ही नहीं। अरे मतलब दिशा का फर्क नहीं हुआ क्या? जैसे हमारा रामलाल जो BMW से चला, तो यहाँ पर पहला वाला जो एग्जांपल हमने देखा था BMW का बेटा, तो उस BMW के एग्जांपल में अगर मैं समझूं, वह 50 मीटर चला 5 सेकंड में, मान के चलो, है ना। 2 सेकंड में सकते, 5 सेकंड में सकते, फिर 50 सेकंड चला, 50 मीटर चला, फिर 5 सेकंड में, फिर 50 मीटर चला 5 सेकंड में, ऐसा चलता ही जा रहा है। तो ये क्या है? यह एक समान वेग है और एक समान चाल भी है। एक समान चाल भी है ना, क्योंकि चाल भी नहीं बदल रही, और यहाँ पर एक समान वेग भी है ना, क्योंकि वेग मतलब दिशा नहीं बदल रही, इसने यू टर्न नहीं लिया, है ना। ये जाए और यू टर्न ले ले तो वहां मामला गड़बड़ हो जाए, तो वह एक समान वेग नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर से 50 मीटर, फिर से 50 मीटर चला, 50 मीटर चला 5 सेकंड में, फिर 50 मीटर चला 5 सेकंड में, फिर 50 मीटर चला 5 सेकंड में, फिर 50 मीटर चला 5 सेकंड में। तो ये कैसा है? यह एक समान चाल है या नहीं है? तो अगर ये पूछे कि एक समान चाल है
तो मैं बोलूंगा हाँ ये एक समान चाल है। क्यों? क्योंकि ये बराबर दूरी तय कर रहा है बराबर समय अंतराल में, तो एक समान चाल होगा ही होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि यह एक समान वेग है क्या, एक समान वेग, तो यह एक समान वेग नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हर एक बिंदु पर दिशा परिवर्तित हुई। दिशा कैसे देखेंगे? देख पहले रोड पे था, ये रोड है, तो पहले इधर जाना था, फिर घूम गया, 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 फिर घूमते ही जा रहा है। तो अगर ये पूरे इसमें अगर जिगजैग पाथ पे जा रहा है तो यह असमान वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? असमान वेग। बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, असमान वेग। क्यों? क्योंकि हर एक क्षण पर दिशा परिवर्तित हो रही है, हर क्षण पर दिशा बदल रही है। ठीक है। अच्छा सर, तो वो वाला एक और एग्जांपल आपने करवाया था जिसमें वो अलग अलग दूरी अलग अलग समय अंतराल में तय कर रहा था, वो क्या है? अरे वो तो असमान चाल था, तो असमान चाल तो असमान वेग होगा ही होगा। देख ध्यान से, ये इससे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कंक्लूड करी, क्या कि वेग जो है, वेग वास्तविकता में दो चीजों से मिलकर बना है। वेग बना है परिमाण से और वेग बना है दिशा से। ठीक है। और परिमाण जो होगा वह चाल होगी, इसका परिमाण जो होगा वो चाल होगी वास्तविकता में ना। कि सर वास्तविकता में अगर मैं ये बात करूं कि वेग क्या है, तो वेग होगा विस्थापन बटा समय। तो अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, ताक्षणिक की बात कर रहे हैं हम, ना सारी बात साथ में करूंगा मैं, मतलब सही एक बार सबके साथ में चलना चाहिए। तो यहाँ पर परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण और वेग, सॉरी परिमाण और दिशा। तो यहाँ पर अगर दिशा बदली तो मैं बोलूंगा वेग बदल गया, परिमाण बदला तो मैं बोलूंगा वेग बदल गया, अगर दोनों ही बदल गए तो भी मैं बोलूंगा वेग बदल गया। कुछ भी हो वेग बदल गया, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर दिशा बदल रही है तो वेग बदल जाएगा, है ना। तो भले परिमाण समान हो, मतलब चाल नियत हो, लेकिन दिशा परिवर्तित होगी तो वेग परिवर्तित होगा, है ना। नियत चाल से अगर मान के चलो चाल नियत है मगर दिशा बदल रही है, तो दिशा बदल रही है तो वेग बदलेगा। क्लियर बेटा, है ना। ये इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लोग भूल जाते हैं और ध्यान नहीं देते इन बातों पर। तो ये सारी बात असमान और एक समान को लेकर हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी ऐसी कुछ बातें करते हैं, है ना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के साथ, है ना। वेग जो है, ये तो रट लो, कहने का मतलब क्या भैया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो याद होने चाहिए। जो वेग है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। वेग जो है बेटा वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, तो वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। हमारी कहानी में जो गाड़ियां होती है, वाहन होते हैं, जो स्पीडोमीटर लगा होता है, वो ताक्षणिक चाल मापता है। क्या मापता है बेटा? ताक्षणिक चाल मापता है ना। वो दिशा नहीं बताता। वो क्या बोलता है, गाड़ी चलो स्पीडोमीटर, नानी के घर जा रहा है तो 50 किलोमीटर घंटे, उसको कहां जा रहे हो तुम? वो तो भैया गाड़ी चलाई तो चले आप। ताक्षणिक वेग की दिशा, अब इस पे चर्चा करेंगे। ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक वेग की दिशा पे चर्चा करेंगे, और साथ साथ औसत वेग और औसत वेग की दिशा वगैरह पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बातें करना शुरू करते हैं ताक्षणिक और औसत वेग के ऊपर। ताक्षणिक वेग क्या होता है कि देखो, जैसे हमने ताक्षणिक चाल पढ़ा, ताक्षणिक चाल क्या पढ़ा हमने कि सर आपने बोला कि किसी भी क्षण पर चाल तो ताक्षणिक चाल हो जाएगी। तो ऐसी ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा? ताक्षणिक वेग हो जाएगा समय विशिष्ट पर कण का वेग, उसके ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग को जैसे हमने ताक्षणिक चाल लिखा था वैसे चिन्हित करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। मैं चाहूं तो इसे डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी भी लिख सकता हूं। क्यों? ये आर क्या है ये अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे बेटा। यह इसने जनरल रूप में लिखा हुआ है हमारे लिए। जनरल रूप में मतलब कि कोई वस्तु x में, y में, z में, तीनों में चल सकती है, त्रिविमीय गति भी कर सकती है, द्विविमीय भी कर सकती है, एकविमीय गति भी कर सकती है। तो वो जो r है, r के अंदर x y z तीनों है, लेकिन अभी हमें एकविमीय गति पढ़ना है तो हम केवल x की बात करेंगे। अब इसमें अगर लिमिट में कम कर दूं, मतलब कि इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक की बात करेंगे, तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, जैसे अभी हमने चाल में समझा वैसा वैसा एग्जैक्ट, तो ये हो जाएगा dx बटा dt। कितना हो जाएगा बेटा? dx बटा dt हो जाएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा सूत्र है ना, इस पर अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में सवाल लगाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस में पता चलेगा dx बटा dt, मतलब कि अगर x और t में संबंध दिया हो तो हम उसका अवकलन करके किसी भी क्षण पर वेग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वेग या देखो, वेग या चाल का वेग क्या, वेग का परिमाण चाल या चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कहना क्या चाहते हो? जैसे देखो, अगर मैंने वेग में बोल रहा हूं, वेग मतलब कि x और t के बीच में संबंध था, मैंने अवकलित किया, तो ताक्षणिक चाल में भी वही करना था, बिल्कुल वही करना था बेटा। तो ताक्षणिक में क्या होता है? ताक्षणिक में जो इसका परिमाण होता है वो चाल होती है और एक दिशा होती है, क्योंकि यह किसी क्षण पर बात चल रही है। तो अगर तुम यहाँ पर dx बटा dt करोगे तो तुम तो परिमाण ही निकालोगे ना, सूत्र से या समीकरण से चाल थोड़ी ना, सॉरी दिशा थोड़ी निकल जाएगी। जैसे x बराबर t स्क्वायर प्लस 1 दिया है, मुझे v बताना है t बराबर 1 सेकंड पर कितना होगा। तो क्या करेंगे? वेग ज्ञात करना है तो dx बटा dt होगा, तो लिखेंगे फिर से d बटा dt, x का मान कितना है? t स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2t, 1 का अवकलन होगा 0, अवकलन करा तो ये वेग आ गया, है ना। अब इसे मैं वेग कहूं या चाल कहूं, बात तो बराबर ही, क्योंकि ये बता रहा है कि समय के साथ में वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, या ये क्या परिमाण ही तो है, इसमें दिशा दिख रही है, दिशा है, बता इसमें दिशा क्या है? दिखी इसमें दिशा नहीं दिखी ना। तो यह क्या है? यह वेग का परिमाण या ये चाल है, क्योंकि अगर मुझे चाल भी करना होता तो मैं ऐसे ही सॉल्व करता, है ना। चाल या वेग का परिमाण, वेग का परिमाण, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2t, और किस समय पर निकालना है? t बराबर 1 सेकंड पर निकालना है, तो 2 गुणा 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? तो भाई तुम दिशा कैसे बताओगे? भाई दिशा कैसे बताओगे? तुमने चाल तो बता दी, अपना परिमाण बता दिया, आधा बता दिशा कैसे बताएगा? तो फिर इसने मुझे जवाब दिया कि देखो भैया, दिशा हम कैसे बताते हैं। ताक्षणिक की जो दिशा है वह अगर मान के चलो जिस भी पथ पर गति कर रहा है, तो जिस क्षण पर तुम्हें दिशा बतानी है उस क्षण पर या उस स्थिति पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। क्या खींच दो? स्पर्श रेखा। तो ताक्षणिक की दिशा, वेग की दिशा, उस क्षण पर स्पर्श रेखा बनाकर ज्ञात की जाती है। ठीक है भैया, क्या करो? उस क्षण पर एक स्पर्श रेखा, यहाँ पे इधर होगी ये v, ये अब देखिए, अब ये v की दिशा दी है और ये परिमाण है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं लिख रहा हूं तो ये अब वेग मिल गया 2 मीटर प्रति सेकंड इस दिशा में, यहाँ पर करना इस दिशा में, यहाँ पर करना इस दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा भैया? वेग हो जाएगा। क्लियर है कहानी, है ना। ये क्या हो जाएगी? वेग या वेग की दिशा हो जाएगी। आया मजा? कहानी आई समझ में कि हम ताक्षणिक वेग की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बातें करना चाहते हैं अब औसत की, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होगा? ये भी आसान सी बात होगी, औसत वेग। अब ये इसमें थोड़ा सा चक्कर है भैया, ध्यान रखना। ये होगा कुल
कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, मतलब कितना कुल विस्थापन होगा, कितना प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में कुल विस्थापन कितना है और समय कितना लगा, उससे तय करने के लिए तो हम उसे औसत वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत वेग कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर मुझे वी एवरेज लिखना है, वी एवरेज, तो इसे मैं लिखता वैसे डेल्टा बटा डेल्टा टी, मतलब ये क्या है? कुल विस्थापन है। क्या है? कुल विस्थापन। जैसे इसमें हमने जो एग्जांपल करे थे बेटा, वैसे एग्जांपल हम और करते हैं। क्या करते हैं? वैसे एग्जांपल करते हैं। वही एग्जांपल करवाऊंगा चाल वाले, लेकिन सोच नहीं के साथ। यहां पर ये एक वस्तु थी, है ना, ये x1 दूरी तय करी v1 से और x2 दूरी तय करी v2 से। v2 वेग से, वेग v2 वेग से। तो औसत वेग बताइए, औसत वेग। तो सर ये क्या है? आंसर तो वही आएगा। क्यों? क्योंकि फिर से अगर मैं बात करूं, अगर यह एक सरल रेखा की अनुदिश गति कर रहा है बिना दिशा में परिवर्तन करे, तो यहां पर वेग और चाल एक ही चीज होगी, या औसत वेग और औसत चाल एक ही चीज होगी, क्योंकि दूरी और विस्थापन एक ही है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन अगर मैंने लिखा कि ये x गया और x वापस आया, है ना, a से b गया और b से a आया, a से b और b से a, तब, है ना, x दूरी है, तो यहां पे तब औसत चाल बताइए, औसत वेग बताइए, v एवरेज क्या होता है। तो सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, अब थोड़ा मुश्किल होगा, अब आया थोड़ा समझा। x गया x आया, तो अब v एवरेज जो होगा होगा कुल विस्थापन शून्य बटा समय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x गया x आया, विस्थापन शून्य हो गया। तो यहाँ पर हम औसत के लिए लिख सकते हैं, औसत के लिए लिख सकते हैं कि यदि सरल रेखा में वस्तु गति कर रही है और दिशा एक समान है, तो औसत चाल और औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग समान होगा। क्लियर है? छोटी सी कहानी बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट सी बातें जो आप सभी को पता होना चाहिए। दिशा का चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि औसत में कुल विस्थापन बटा कुल समय करना है। कुल विस्थापन मतलब कहां से कहां तक है। अच्छा सर, अगर यहां पर इस पे सवाल करें तो कैसे बनेंगे? देखो, जैसे 1 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर गति करते हुए एक कण 1 सेकंड में a से b तक जाता है, तो औसत वेग का परिमाण बताइए। औसत वेग और औसत चाल भी पूछ लेते हैं, इसमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कैसे करेंगे? अगर मुझे सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले औसत वेग पूछा, तो औसत वेग कैसे बताऊंगा बेटा मैं? औसत वेग, सर औसत वेग बताएंगे कुल विस्थापन। तो a से b में विस्थापन कितना हुआ? a से b में विस्थापन होगा 2r, घूमता गया कोई फर्क नहीं पड़ता, विस्थापन है 2r, बटे में समय कितना लगा? समय लगा 1 सेकंड, तो 2r मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, r त्रिज्या दिया हमें 1 सेकंड, 1 मीटर दिया त्रिज्या। ये कैसे निकाल रहे हैं हम? कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगा 2 × 1 बटा 1, मतलब हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया औसत वेग। क्या है? औसत वेग। अब अगर मैं तुमसे औसत चाल पूछता तो क्या होता? औसत चाल होता गुरुजी कुल दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है सर ये वाली दूरी, मतलब ये पाई आर होगी, पाई आर बटा टी। अरे दूरी कितनी होगी? पाई आर, ये हमने कल की क्लास में करा था, पाई आर, तो पाई × 1 बटा 1, मतलब क्या? पाई मीटर प्रति सेकंड। हमसे इनका अनुपात वगैरह भी पूछ सकता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रेफरेंस के साथ हम आगे बढ़े। इसी पर हम और सवाल देखेंगे, उससे पहले कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी प्रकार के मार्ग पर ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का परिमाण सदैव समान होता है। मैंने एग्जांपल से आपको करके बताया था कि ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग एक ही होगा। लेकिन बहुत दूरी की बात कर रहा हूं, औसत की बात कर रहा हूं, तो औसत समान हो ये जरूरी नहीं है, ताक्षणिक हमेशा समान होगा। क्यों? तो बढ़िया अगर पूरा चल गया वहां से वापस आके, तो औसत तो शून्य हो गया, औसत वेग शून्य हो गया, लेकिन औसत चाल फिर भी होगा 2v1 v2 प्लस v2। किसी कण की चाल एक समान होने पर भी वेग असमान हो सकता है ना। इसी के लिए हमने पीछे हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट से पॉइंट आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो दिशा है ना, चाल एक समान होने पर भी वेग असमान, क्यों? दिशा परिवर्तित हो रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। उदाहरण के लिए एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है? अगर मान के चलो एक वस्तु एक वृत्त पर समान चाल या एक समान चाल से गति, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति। मतलब कि दिशा परिवर्तित हो रही है हर समय पर, लेकिन वो मान के चलो यहाँ पे चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से घूमने में चलता और चलता ही जाएगा। तो यहाँ पर वृत्ति में कण की चाल प्रत्येक बिंदु पर समान होगी, परंतु वेग बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा वेग बेटा? क्योंकि हर एक क्षण पर इधर स्पर्शिका जा रही है, इधर जा रही है, इधर यहाँ पर जा रही है, इधर यहाँ जा रही है, हर एक क्षण पर स्पर्शिका परिवर्तित होगी ही होगी। आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक समान वेग से गतिमान कण के लिए ताक्षणिक चाल, औसत चाल, ताक्षणिक वेग परिमाण का परिमाण और औसत वेग का परिमाण सदैव समान होता है। मान के चल एक वस्तु एक समान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आ जाए आपको, मतलब मान के चलो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और उससे आपका वेग एक समान आ गया, मतलब अगर वो नियत 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ताक्षणिक भी 5 होगा, औसत भी 5 आएगा। ठीक है, तो अगर समय के साथ ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को कि अगर समय के साथ चाल नहीं बदल रही है या समय के साथ वेग नहीं बदल रहा, इसे हम एक समान वेग या एक समान गति भी कहते हैं। याद रखना बेटा, एक समान वेग को एक समान गति भी कहा जाता है। एक समान गति, हमने एक समान वेग लिखा, तो कॉपी पर लिखाओ और वहां पे लिखो कि एक समान वेग को ही एक समान गति कहते हैं। एक समान चाल को एक समान गति नहीं कहेंगे, मतलब गति उसकी ना तो चाल बदले ना तो दिशा बदले। तो अगर एक समान गति कर रहा है, एक समान वेग से चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से एक ही दिशा में, तो हर एक क्षण पर ताक्षणिक भी वही होगा और औसत भी वही आएगा।
तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। 2 सवाल दे रहा हूँ क्विज के रूप में, जल्दी से इनका जवाब बताओ और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। पहला सवाल क्विज का आपके सामने। प्रथम 1 घंटे तक ट्रेन किसी 1 घंटे तक किसी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा अगले आधे घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। संपूर्ण यात्रा में ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल क्या होगी? 1 घंटा फिर आधा घंटा दिया है, ठीक है। मतलब V1 चला है T1 से, V2 चला है T2 से, तो आपको औसत बताना है। चलो टाइम अप जल्दी से आंसर देख लेते हैं। V एवरेज क्या होता है? V एवरेज होता है अगर V1 चला है T1 से, या हमने कहा बेटा, और V2 चला है T2 समय तक, ना V1 चला है T1 समय तक, V2 चला है T2 समय तक, तो V एवरेज हो जाएगा यहाँ पर कुल दूरी V1 T1 प्लस V2 T2 होगी, बटे में कुल समय T1 प्लस T2। तो V1 कितना है? तो V1 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, T1 कितना है? 1 घंटा है, V2 कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और T2 कितना है? T2 है आधा घंटा। तो ये क्या हो जाएगा? V1 कितना है? V1 है सर 60 गुणा T1 कितना है? 1 प्लस V2 है 40, आधा घंटा दिया हुआ है, बटे में 1 धन 1 बटा 2, तो ये कट जाएगा 20 आ जाएगा। तो हो जाएगा 60 और 20 80 बटा 3 बटा 2, 1 प्लस 2 बटा 3, 3 बटा 2 होता है, ये होता है 180 बटा 3। तो 180 बटा 3 हो जाएगा बेटा 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आखिरी सवाल, बढ़िया सवाल। एक वस्तु 1/3 दूरी V1 से, दूसरी 1/3 दूरी V2 से और तीसरी 1/3 दूरी V3 के साथ तय करती है, तो औसत वेग क्या होगा? बढ़िया सवाल। चलो टाइम सर कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर x दूरी तय कर रहा V1 से, x2 दूरी तय कर रहा V2 से, x3 दूरी तय कर रहा V3 से, तो एवरेज कैलकुलेशन क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में V एवरेज बराबर होगा बेटा x1 बटा V1 प्लस x2। कॉपी करने पे ले देख ले। अब V1 V2 V3 जो है, सॉरी x1 x2 x3 जो है वो बराबर दे दिए हमें। क्या दे दिए? बराबर। क्यों? क्योंकि 1/3 दूरी तो भाई बराबर आ गया, तो x हो जाएगा 3x बटे में V एवरेज बराबर x कॉमन आ जाएगा, तो 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। बेटा x मैक्स को मार दिया, यहाँ से V एवरेज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये V एवरेज को, अच्छा सर, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो इसे V एवरेज को वहीं रहने दे रहा हूँ, 3 बटा V एवरेज। इसका एलसीएम अगर मैं लूंगा तो V1 V2 V3, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एलसीएम लेके दिया हुआ है। तो ये V1 V2 V3 है, इसको V1 से डिवाइड करो तो V2 प्लस V3 बचेगा, फिर V3 प्लस V1 बचेगा, फिर V1 प्लस V2 बचेगा। यहाँ से V एवरेज आ जाएगा, गुणा कर दो 3 V1 V2 V3 बटे में होगा V2 V3 प्लस V3 V1 प्लस V1 V3। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, अरे मोटे वाला कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इतना एक लाइन का सवाल है, बस हमने कराया, इससे थोड़ा सा बड़ा लगाया, बाकी आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। चलो बेटा आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आज हमने वेग और चाल के बारे में सब कुछ जान लिया है। वेग और चाल में क्या फर्क होते हैं? चाल होता है दूरी बटा समय, वेग होता है विस्थापन बटा समय। फिर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना सीखा, मीटर प्रति सेकंड लिखो और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखो। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आना है तो 5/18 से गुणा करा जाएगा बेटा, और ऊपर जाना है तो 18/5 से गुणा कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ वेग और चाल में हमने एक औसत वेग और औसत चाल समझा। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा समय, औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा समय। ताक्षणिक लिखना हमने सीखा dx बटा dt, है ना, इससे अवकलित कर हम ताक्षणिक ज्ञात कर सकते हैं। ताक्षणिक ऐसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट सी बातें हमने जो देखी, एक समान वेग एक समान चाल, है ना। अगर नियत अंतराल में नियत दूरी समान अंतराल में समान दूरी तय होती है तो वो औसत वेग होगा। अगर उसमें दिशा भी समान होती है तो औसत वेग होगा। अगर दिशा परिवर्तित हो रही है लेकिन समान समय अंतराल में समान दूरी है तो वो औसत चाल होगा, औसत वेग नहीं होगा। एक कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाली बातें थी। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में मिल जाएगा। अगली क्लास में भी त्वरण की कहानी, तो इतना पढ़ाई रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।